टॉप स्कोर लाने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। हाँ दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक ऐसी पीडीएफ तैयार की है जिसमें पिछले 3 सालों में आए क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं और इस बार भी 100% आने की पूरी संभावना है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना है। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी समय और काफी मेहनत लगी है, तो आप एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 12th क्लास का बैच जल्द ही लॉन्च होने वाला है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आपको इस चैनल के साथ अभी से जुड़ जाना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा मिलना चाहिए। अब बैच का क्या नाम रखना है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करना है, हर एक विद्यार्थी को, और ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें जोश और जुनून छुपा हो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 6.032 न्यूटन में सार्थक अंकों की संख्या होगी। हमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी है। अब क्वेश्चन सार्थक अंकों से आया है तो सार्थक अंक से आने वाले सभी क्वेश्चन का निपटारा हम अभी करने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि 6.032 है। इसमें 4 सार्थक अंक है। देखिए 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 आंसर हो जाएगा। अब ये आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको सार्थक अंक बताने हैं। पहला है जैसे 2526, इसमें सार्थक अंक कितने हैं वो आपको काउंट करके बताना है। ऐसे ही मैं पूछ लूं आपको 2500, इसमें सार्थक अंक कितने हैं वो भी आपको काउंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन में दशमलव से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसे आपको पूछ ले 2.03, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें। दूसरे में जो अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं, तो 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। पहले में 4 सार्थक अंक क्यों हुए, क्योंकि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दशमलव वाली संख्या का रूल हमने पढ़ रखा है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार सार्थक अंक का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। कहने का मतलब है एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो एकांक सदिश का परिमाण सदैव 1 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यदि कई बार आपको एकांक सदिश ए कैप जैसे इसका फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मापांक। अब यदि आपको कई बार केवल परिमाण निकालना हो और कोई सदिश दे रखा हो, जैसे मैं आपसे पूछ लूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है और इसका परिमाण बताना है, कैसे निकालोगे ए वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए सीधा अंडर करो और ए स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस प्रकार परिमाण निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल आसान और इजी वे में कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है। ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन कहा है, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं कहा है। यदि ऐसा कह देता ना संवेग में परिवर्तन की दर है, तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, जबकि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आवेग इक्वल टू बल इंटू समय होता है। अब आवेग की विमा पूछे तो विमा भी बता सकते हो ना। विमा पूछे तो देखो बल की विमा हो जाती है m1 l1 t-2 और समय की विमा होती है t1। तो आवेग की विमा क्या हो जाएगी, m1 l1 और t-1, क्योंकि t की पावर -2 इधर है और +1 इधर है, तो m1 l1 t-1 हो जाएगा। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा का संबंध क्या होता है। तो रट लीजिए v बराबर r ओमेगा, बार बार पूछा जाता है, v बराबर r ओमेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है
बल लगाने में लंबाई में वृद्धि तो विकृति कहलाती है। यानी कि बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या होती है? तो लंबाई में वृद्धि होने पर अनुदैर्घ्य विकृति। लंबाई में वृद्धि होने पर कौन सी विकृति होती है? अनुदैर्घ्य विकृति। यानी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। यदि आपको आयतनीय विकृति पूछ ले तो आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। अपरूपण विकृति होती है तो उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। किसी ठोस के लिए आयतन प्रसार गुणांक अल्फा बीटा और गामा का अनुपात। डायरेक्ट अल्फा बीटा और गामा का अनुपात याद रखना आपको 1:2 अनुपात और 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इनका मात्रक पूछ लेता है तो कोई भी प्रसार गुणांक को मात्रक होता है केल्विन इनवर्स। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और यदि ये पीडीएफ पसंद आ रही है आपको तैयार की गई मेहनत, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 12th क्लास के बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा गया है 2023 के एयरफोर्स एग्जाम में कि पृष्ठ तनाव क्या मात्रक और विमा क्या होती है। तो पृष्ठ तनाव होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। पृष्ठ तनाव तो लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर, बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन है। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट, बिल्कुल आसान है। मैं तो विमा भी पूछूंगा आपसे, विमा बताइए। विमा क्या हो जाएगी? बल की विमा हो जाती है m1 l1 t-2 और लंबाई की विमा हो जाती है l1। तो l1 से तो l1 कैंसिल हो जाएगा, विमा हो जाएगी इसकी m1 l0 और t-2 हो जाएगी। तो ध्यान रखना पृष्ठ तनाव की विमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन का दूसरा नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम किसे परिभाषित करता है? तो हमने पढ़ रखा है न्यूटन का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है। ध्यान रखना न्यूटन के तीनों नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम, विराम अवस्था में तो विराम में, गतिमान में तो गतिमान में, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तीसरा नियम याद करो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन की गति के तरते नियम पर आधारित हमने पढ़ा है। यदि किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक भी पीछे की ओर आती है। ये सब न्यूटन की गति के तरते नियम पर आधारित होते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लिया गया है। बल तथा वेग का अदिश गुणनफल के बराबर होता है तो F इंटू वी शक्ति के बराबर होता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन के तरते नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर डैश तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अभी हमने पढ़ा है, अब आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। तो समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि समान त्वरण गति में वेग समय ग्राफ का ढाल डैश के बराबर होता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है, यह तो आपको पता है। लेकिन बताइए वेग और समय से घिरा वक्र का परिबद्ध क्षेत्रफल क्या प्रोवाइड करता है? तो विस्थापन प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। वेग समय ग्राफ है, उसका वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल विस्थापन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी की विमीय फॉर्मूला बताना। आपका घनत्व का विमीय सूत्र है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे m1 से लिखते हैं। आयतन को l³ से। घनत्व की विमा हो जाएगी m1 l-3 हो जाएगी। तो घनत्व की विमा याद रखना m1 l-3। मैं केवल घनत्व की विमा बता रहा हूं, तो आपको कार्य की, ऊर्जा की, बल आघूर्ण की
तीनों की तीनों विमा समान होती है, मैंने बताई थी m1 l2 t-2। बल, आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब की विमा सेम होती है m1 l2 t-2। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अरे प्रत्यास्थता गुणांक की विमा नहीं भूले हो ना, भूलना भी नहीं है, 2 बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हुक का नियम लिखिए। हर बार पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक में भी पूछा गया है। हुक का नियम होता है प्रतिबल है वो विकृति के सीधा समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाओगे तो के नियतांक लगाओगे, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो द्रव्यमान केंद्र कहते हैं किसी वस्तु का वह बिंदु जहां उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। यानी कि किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र होता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संरक्षी और असंरक्षी बल का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण तो देना ही है, लेकिन आपको परिभाषा भी याद करनी है। संरक्षी बल क्या होता है, वो बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसे कहते हैं संरक्षी बल। ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। असंरक्षी बल ये पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल का उदाहरण की बात करूं तो घर्षण बल कैसा होता है, असंरक्षी बल होता है। संरक्षी बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसा पूछ लेना, एक पूर्ण चक्कर में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तो आपको पता है संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ही नहीं करता है। आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक वापस आओगे तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। संरक्षी बल में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य भी शून्य भी होता है। यह पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है एक और बेहतरीन क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण गुणांक की परिभाषा पूछी है आपसे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपस इज इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये होता है अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंबवत प्रतिक्रिया आर का अनुपात। यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण और अभिलंबवत बल का अनुपात होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है सम्मानवर्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल है। तो जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है तो वेग की दिशा बदलती रहती है और केंद्र की ओर त्वरण कार्यरत होता है। उस त्वरण का मान होता है v²/r, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। और बल कार्यरत होता है अभिकेंद्रीय बल अब c = mv²/r। तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल। ध्यान रखना, एक समान वर्तीय गति में चाल होती है एचर। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपके क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं, सब कुछ यहीं से फंसने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पूछा गया है समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। तो एक समान गति है, एक और ले लीजिए विस्थापन और एक और लीजिए समय। तो एक समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ होता है सीधी रेखा। समान गति में सीधी रेखा प्राप्त होता है। पूछ ले यदि असमान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ, तो एक और विस्थापन एक और समय। असमान गति के लिए कुछ इस प्रकार हो जाता है विस्थापन समय ग्राफ। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब किस प्रकार होगा विस्थापन समय ग्राफ, तो वो अक्ष के समांतर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब विस्थापन और समय ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा, समय अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है किसी 3 मूल राशियों के नाम व मात्रक लिखिए। तो 3 मूल राशियां पूछा है, हमें तो सारी की सारी 7 मूल राशियां आनी चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता और विद्युत धारा, ये होती है 7 मूल राशियां। इनके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सभी होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही बनती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए।
तो ये बार बार पूछा जाता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी वस्तु पर बाला आघूर्ण नहीं लगता है तो उसका कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कुल कोणीय संवेग स्थिर रहता है। कहने का मतलब है यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण शून्य है यानी टो शून्य है तो उसका कोणीय संवेग है L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हो। वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इसे ही कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बल आघूर्ण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग है वो नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध है। तो L इक्वल टू क्या होता है? टो इक्वल टू होता है dl बटा dt। बिल्कुल ऐसे याद रख लो, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है रेखीय गति में। ये कब होती है? रेखीय गति में। घूर्णन गति में क्या होता है? बल के स्थान पर बल आघूर्ण आ जाता है, संवेग के स्थान पर कोणीय संवेग आ जाता है। इसीलिए टो इक्वल टू dl बटा dt। धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। तो समान बल लगाने पर तनावों का अनुपात पूछा है। तो तनाव इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के स्थान पर क्या होगा? क्षेत्रफल आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो आप R1 बटा R2 तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:1। आर स्क्वायर के समानुपाती, इसका मतलब स्क्वायर करोगे तो 4:1 आ जाएगा। अब तनाव का अनुपात निकालोगे T1 बटा T2 तो R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम 1:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है ऊष्मा संचरण की 3 विधियां लिखिए। तो चालन होती है, दूसरी संवहन और तीसरी विकिरण। चालन ठोसों में होता है, संवहन द्रव्यों और गैसों में होता है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण है वो जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो विकिरण द्वारा ही आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया है हमें पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g पृथ्वी की सतह के मान का 1/4 हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई पर पूछा है जी डैश क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण g पृथ्वी की सतह के मान का 1/4 हो जाएगा, यानी सतह पर g है उसका 1/4 हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है जी डैश इक्वल टू जी कोष्टक r बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। अब कितनी ऊंचाई पर जी डैश है वो g/4 हो जाएगा। तो r बराबर h पर, यानी ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर रखोगे ना आप। देखो r बटा h के स्थान पर r रखोगे तो r और r कितना हो जाएगा? 2r और इसका होल स्क्वायर। तो जी डैश क्या हो जाएगा? देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 जी डैश g/4 के इक्वल हो जाएगा यदि r बराबर h है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है कि समतलवर्तीय पथ पर अधिकतम सुरक्षित वेग क्या हो सकता है? तो v इक्वल टू अंडर में म्यू आर जी, जहां म्यू होता है घर्षण गुणांक, r होता है त्रिज्या। ये हमने डिटेल डेरिवेशन भी सोल्व मैंने करवा रखी है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 26। पूछा गया है एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकी जाती है, यानी प्रारंभिक वेग u दे रखा है, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी h का मान आपसे पूछा है। हम जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। गति का तर्क समीकरण लगाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, 2gh। लेकिन g क्या होगा? वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य रहता है, तो g माइनस का लोगे तो समीकरण बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अंतिम वेग 0 हो जाएगा, u प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा माइनस 2gh। g के स्थान पर आप
9.8 भी ले सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए 10 ले सकते हो, इंटू एच। एच का मान निकालना है तो 400 में 20 का भाग लगा दो, एच आ जाएगा 20 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है सदिश योग का त्रिभुज का नियम लिखिए। तो सदिश संयोजन का त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। यदि दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें तो तीसरा सदिश विपरीत दिशा में इसके परिणामी को व्यक्त करता है। आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, यही सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो जड़त्व आघूर्ण होता है किसी वस्तु का घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण ही जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे आसान भाषा में आप इस प्रकार भी बता सकते हो, I बराबर mr² होता है, यानी कि द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पूछा गया है रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। यदि तंत्र पर बाहरी बल नहीं लगता है तो कुल संवेग स्थिर रहता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो उसका संवेग है वो संरक्षित रहता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। बल 0 है, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन की दर का मान भी 0 होगा। अब किसी भी राशि का अवकलन यदि 0 है इसका मतलब है कि वो राशि क्या है, कांस्टेंट है। तो यही होता है संवेग संरक्षण का नियम। उदाहरण की बात करें तो बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर हटती है, तो ये न्यूटन की गति का तरते नियम कह सकते हो या संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हो। कैसे अब क्वेश्चन आए न्यूटन की गति के तरते नियम पर आधारित है, तब वो ऑप्शन कर देना। संवेग संरक्षण का ऑप्शन आए तो वो कर देना, न्यूटन की गति का तरते नियम और संवेग संरक्षण का नियम, ये अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है केपलर का आवर्तकाल का नियम। तो ये होता है t² समानुपाती r³, यानी आवर्तकाल का वर्ग वो दूरी के घन के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाया गया है, इसीलिए आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है सरल लोलक का आवर्तकाल विमीय विधि से निकालो। तो t समानुपाती l m और g के हैं, पावर a b और c मान लिए हमने। अब जब समानुपाती का साइन हटाओगे तो कोई भी कांस्टेंट जैसे k लगा दिया, फिर l की पावर तो है a, m की पावर b मान रखी है और g गुरुत्वीय त्वरण की पावर c, सब की विमाएं रख दो। सबसे पहले आवर्तकाल यानी ये तो समय है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी m0 l0 t1 इक्वल टू l की विमा क्या हो जाएगी l1, l की विमा हो जाएगी l1, m की विमा हो जाएगी m1 और g की विमा क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी l t-2। अब कंपैरिजन करोगे तो देखो इसकी पावर कितनी थी a, इसकी पावर थी b, इसकी पावर थी c, इसकी होल पावर कितनी थी c। तो a का मान तो आ जाएगा, देखो l की पावर यहाँ 0 है, l की पावर देखो कलर चेंज कर लेता हूं मैं तब क्लियर हो जाएगा। l की पावर यहाँ 0 है और यहाँ पर l की पावर कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो देखो l की पावर 1 तो है इधर, देखो यहाँ पर c पावर है ना होल, तो देखो c को 1 से गुणा करोगे तो c आ जाएगा, -2 को c से मल्टीप्लाई करोगे तो -2c। तो यहाँ तो l की पावर है c प्लस में यहाँ l की पावर है a, तो a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ l की पावर है 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -c हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो m का मान देखते हैं, m की पावर को क्लियर करते हैं। m की पावर यहाँ कितनी है, b है, m की पावर यहाँ कितनी है, b है और यहाँ m की पावर कितनी है 0,
तो बी का मान कितना होगा, बी का मान हो जाएगा 0। ए का मान माइनस सी है, हमारे पास सी की वैल्यू आती है, ए का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए बी की वैल्यू तो आ गई 0, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो ए की पावर देखो, सबसे पहले ए की पावर निकालने के लिए हमें सी का मान पता होना चाहिए। तो यहां पर सी की वैल्यू देखते हैं, टी की पावर -2 है, पावर सी है तो माइनस का 2c इक्वल टू, माइनस का 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ टी की पावर 1 है तो 1, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, वो भी माइनस का 1/2। अब c की पावर माइनस का 1/2 आया है, वो यहां पर रखोगे तो a की पावर आ जाएगी प्लस का 1/2 आ जाएगी। अब सारी की सारी वैल्यू यहां पर रखोगे तो k का मान तो आपको प्रयोगों से प्राप्त होगा 2π। अल की बात करें तो अल की पावर a है, अल की पावर a का मान कितना है 1/2, 1/2 को आप अंडर लिख सकते हो। अपोन में क्या आएगा, जी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो गुणा में जी की पावर सी है और सी का मान कितना है माइनस का 1/2, यानी आप ऐसे लिखोगे ना जी की पावर माइनस का 1/2, तो नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा जी की पावर प्लस 1/2, यानी कि अंडर लग जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा टी बराबर 2π अल अपॉन जी हो जाएगा। एक बार इसको वापस देख लेना, तब और भी अधिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टी बराबर 2π अल अपॉन जी हो जाएगा। आगे पूछा गया बर्नौली प्रमेय। पहले तो बताओ बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एकांक आयतन पर दाबीय ऊर्जा, एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जा, इन सब का योग क्या होता है, नियत होता है। यही होता है बर्नौली प्रमेय। ये समीकरण आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है श्यानता गुणांक की परिभाषा। तो द्रव्य की परतों के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण को ही श्यानता कहते हैं। द्रव्य की जो परतें होती हैं उनके मध्य लगने वाले आंतरिक जो घर्षण बल होता है उसे ही श्यान बल कहते हैं और इस गुण को श्यानता कहते हैं। पूछ ले ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता घटती है और ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता है वो बढ़ती है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है 33। पूछा गया है तापमान पैमाने का संबंध लिखिए। तो हमने पढ़ रखा है C/5 इक्वल टू F - 32/9। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। केल्विन का भी लिख सकते हो K - 273.14/5। इन तीनों से आप निकाल सकते हो केल्विन को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट में, किसी भी पद्धति में चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 34। पूछा गया है पलायन वेग को परिभाषित करो। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2g/r। वैल्यू रखने पर पृथ्वी का पलायन वेग आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 35। प्रक्षेप्य गति को परिभाषा और रेंज व उड्डयन काल का सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने डिटेल में मैंने व्हाइट बोर्ड पर सोल्व करवा दिया, तो आप जरूर से देख लें। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी वस्तु को फेंका जाता है तो ये परवलयाकार पथ पर गति करती है, इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसमें क्षैतिज घटक u cos थीटा है वो नियत रहता है, ऊर्ध्वाधर घटक है वो चेंज होता रहता है। और नीचे की ओर क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्यरत नहीं होता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत होता है। इसके फॉर्मूले प्राप्त होते हैं हमें। सबसे पहले उड्डयन काल की फॉर्मूला की बात करें तो उड्डयन काल t बराबर होता है 2u sin θ/g। अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो h बराबर u² sin² θ/2g। ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 और लास्ट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करें। वीडियो को